हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज। आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज डेट है 20 मार्च 2021। आज हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय समाचार में। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जेवीसी रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन नाम के तहत एक संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल करने की मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में चिन्नाब नदी पर 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच जेवी कंपनी को शामिल किया गया है। एनएचपीसी का इक्विटी योगदान 51% और जेकेएसपीडीसी के लिए 49% होगा। प्रस्तावित जेवीसी में 100 करोड़ रुपए की शुरुआती प्रदत्त पूंजी के साथ 1600 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी होगी। 850 मेगावाट का रैटल हेल्प हैप 5281.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विकसित किया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। चलिए फ्रेंड्स, फिर हमारा दूसरा टॉपिक है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया प्रोजेक्ट आवाम की बात का उद्घाटन। जी हाँ, ये न्यूज़ भी जम्मू कश्मीर की ही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के राजभवन में अपनी वेबसाइट शुरू करके एक रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की है। महीने के हर तीसरे रविवार को होने वाला आधा घंटे का यह रेडियो कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम के कई अनुक्रमिक चरणों में से एक है, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रशासित करना और जनता को बोलने, लिखने और प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए उनके सुझाव, विचारों और रचनात्मक प्रस्तावों को आवाज़ देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आवाम की बात जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की अनोखी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों का प्रसार करना है और प्रक्रिया को संवादात्मक, सहभागी और जन केंद्रित बनाने के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। मंच हमारे केंद्र शासित प्रदेश की विविधता की सराहना करता है। तो चलते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर। सिंगापुर में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग और सौर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। देश ने इस ऊर्जा संयंत्र को समुद्र तटों और जलाशयों पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह फ्लोटिंग सोलर फार्म लाइट में स्थापित किया जा रहा है, जो दुनिया भर में सबसे छोटे देशों में से एक होने के बावजूद यह भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को पूरा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए यह फ्लोटिंग सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। यह प्रोजेक्ट सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे सिंगापुर की मुद्रा, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, सिंगापुर के पीएम ली सिएन लुंग। चलिए तो अब बात करते हैं कल की नियुक्तियों की। डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें 2025 तक भारत के तपेदिक के उन्मूलन के आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नियुक्त किया गया था। वह निकाय की 1 साल जुलाई से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यक्रम की सेवा करेंगे।
टीवी के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाने की शक्ति रखने वाला स्टॉप टीवी पार्टनरशिप एक यूनिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। निर्वाचन क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला की भागीदारी इस वैश्विक संस्था को टीवी को हराने के लिए आवश्यक वैश्विक और चिकित्सा, सामाजिक और वित्तीय विशेषज्ञता की व्यापक श्रेणी प्रदान करती है। साझेदारी की दृष्टि से एक टीवी मुक्ति दुनिया है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक निकाय के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन की नियुक्ति टीवी उन्मूलन के लिए भारत की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। वर्ष 2000 में स्थापित टीवी स्टॉप टीवी पार्टनरशिप एवं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक को खत्म करने के लिए काम करने वाला निकाय है। महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे इसमें। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अजय माथुर ने संभाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार। डॉक्टर अजय माथुर ने 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। उन्हें 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, जिसे अतिरिक्त कार्यालय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। डॉक्टर अजय माथुर ने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है, जिन्होंने 2017 से महानिदेशक के रूप में कार्य करने के बाद 15 मार्च को अपना कार्यकाल पूरा किया है। माथुर को ऊर्जा के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नीति, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, व्यवसायीकरण से लेकर वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थागत विकास तक नेतृत्व और विशेषज्ञता का अनुभव है। वे जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य भी हैं। उन्होंने टेरी के महानिदेशक के रूप में भी काम किया था और एक प्रमुख भारतीय जलवायु परिवर्तन वार्ताकार भी थे। वह पेरिस में 2015 की जलवायु वार्ता के दौरान भारत में प्रवक्ता भी थे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे। ISA मुख्यालय स्थान कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। IAS कब स्थापित किया गया था? 2015 में। चलिए अब हम बात करते हैं समझौतों पर। SBI और IOCL ने भारत के पहले लिबोर वैकल्पिक दर सौदे का हस्ताक्षर किए। भारत स्टेट बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पहले सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से जुड़े बाहरी वाणिज्यिक उधार सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे क्योंकि लंदन इंटरबैंक की प्रस्तावित दर नामक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क संदर्भ 10 दर दिसंबर 2021 के बाद बेंचमार्क के रूप में काम नहीं करेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि वह 5 वर्षों के लिए SOFR से जुड़े $100 मिलियन की व्यवस्था करेगा। लिबोर अब दिसंबर 2021 के बाद बेंचमार्क के रूप में काम नहीं करेगा। इस प्रकार सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट और स्ट्रीलिंग ओवरनाइट इंटरबैंक औसत दर सबसे संभावित विकल्प है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन विकल्पों में कुछ स्वैप समझौते जुड़े हैं। लिबोर का उपयोग अभी भी बड़े पैमाने पर ऋण के लिए किया जाता है, जो वर्ष के भीतर परिपक्व हो रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे। SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इटली ने किया अंतर्राष्ट्रीय और एयरलाइंस के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर। इटली ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेमवर्क समझौते पर भारत ने इतालवी राजदूत विंसेंजो डी लूका ने हस्ताक्षर किए थे। ISA भारत द्वारा शुरू किए गए 121 से अधिक देशों का एक गठबंधन है। यूरोपीय देश ने संयुक्त
राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के लिए इसकी सदस्यता को खोलते हुए 8 जनवरी 2021 से लागू आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के बाद आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के संशोधन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों को आईएसए समूह में शामिल होने की अनुमति देता है। इसमें उष्णकटिबंधीय से परे क्षेत्र भी शामिल है। महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे इसमें। इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मटरेला। इटली की राजधानी रोम। इटली की मुद्रा यूरो। इटली के प्रधानमंत्री है मारियो ड्राघी। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारे रक्षा समाचार। क्रस ने मशरम मिसाइल का पहला बैच जारी किया। कल्याणी राइफल एडवांस्ड सिस्टम, जो भारत के कल्याणी समूह और इजराइल के राइफल एडवांस डिफेंस सिस्टम के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ने मध्यम श्रेणी के सतह से वायु मिसाइल किट का पहला बैच जारी किया है। मिसाइल को भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना के लिए जारी किया गया था। मशरम मिसाइल को जारी होने पर क्रश की प्रतिबद्धता को चिन्हित किया गया है कि निकट भविष्य में भारत को 1000 से अधिक मशरम मिसाइल किट प्रदान की जाएगी। इस मिसाइल वर्गों को भारत डायनेमिक लिमिटेड को आगे भविष्य के एकीकरण के लिए भेजा जाएगा। कल्याणी समूह ने कंपनी में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को उत्तेजित किया है। इसमें हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिशेल सागर 4 के भाग के रूप में आईएनएस जलाश्व पोर्ट अंजुवन पहुंचा। मिशन सागर 4 के भाग के रूप में भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व पोर्ट अंजुवन कोमोरोस में 1000 मीट्रिक टन चावल पहुंचाने के लिए पहुंचा। भारत सरकार की ओर से कोमोरोस की सरकार को खाद्य सहायता सौंपने के लिए एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विधा गति वाला जहाज आईएनए जलाशय को बड़ी वहन क्षमता के कारण विशेष रूप से कोमोरोस भेजा गया है। खाद्य सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की इस खेप को भारत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा अक्टूबर 2019 के महीने में कोमोरोस की अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान किए गए वादे के मद्देनज़र कोमोरोस के लिए रवाना किया गया था। यह 1 साल के भीतर द्वीप देशों के लिए एक भारतीय नौसेना के जहाज की दूसरी यात्रा है। इससे पहले मिशन सागर 1 के भाग के रूप में मई-जून 2020 में भारतीय नौसेना ने राष्ट्र के लिए आवश्यक दवाइयाँ वितरित की थी और उन्हें अपने समकक्षों के साथ काम करने और डेंगू बुखार से संबंधित बीमारियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सा दल भी तैनात किया था। महत्वपूर्ण बिंदु है नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैठक एवं सम्मेलन। वर्चुअली हुआ भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की 6ठी बैठक का आयोजन। भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की 6ठी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। फोरम में महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए योगदान करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन के अंत में जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए साझा आईबीएसए लक्ष्यों को प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया। भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय सहयोग फोरम एक अनूठा मंच है जो
3 अलग-अलग महाद्वीपों से भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका 3 बड़े लोकतंत्रों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ लाता है एक साथ लाता है। बैठक का नेतृत्व महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। IBSA अपने नागरिकों और अन्य विकासशील देशों के लोगों की भलाई के लिए समावेशी शत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। IBSA डायलॉग फोरम को रेखांकित करने के लिए सिद्धांत, मापदंड और मानवाधिकार लोकतंत्र, मानवाधिकार के लिए सम्मान, कानून और नियम और बहुपक्षवाद को मजबूत करने वाले IBSA विशेषज्ञों और प्रशिक्षण के आदान प्रदान के पारंपरिक क्षेत्रों से परे दक्षिण सहयोग में प्रयास करता है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें हमारा महिला और बाल विकास मंत्री जो है हमारी स्मृति जुबिन ईरानी है। अब आते हैं हम अपने खेल समाचार की ओर। टेस्ट क्रिकेट के दोहरे शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी बने हस्तमुतुल्लाह शहीदी। अफगानिस्तान के हस्तमुतुल्लाह शहीदी टेस्ट क्रिकेट के दोहरा शतक बनाने वाले देश के पहले बल्लेबाज बने। अपने अबू धाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पर अपना पहला दोहरा शतक बनाया। उन्होंने 443 गेंदों में 21 चौकों और 1 छक्कों की मदद से नाबाद 200 रन बनाए और अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 545 पर 4 के स्कोर पर पारी घोषित की। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। भारत में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो कोलकाता के कोसीपोर में है का उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था। IFP दुनिया का 37वां सबसे बड़ा, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। यह दिवस पूरे भारत में प्रदर्शनियों में राइफल, बंदूकें, तोपखाने, गोला बारूद आदि को प्रदर्शित करके मनाया जाता है। समारोह की शुरुआत परेड के साथ होती है और प्रदर्शनी में विभिन्न पर्वतारोहण अभियान की तस्वीर को भी प्रदर्शित किया जाएगा। OFP के भारत के चौथे रक्षा बल और सशस्त्र बलों के पीछे की सेना के रूप में जाना जाता है। OFP रक्षा मंत्रालय एक रक्षा उत्पादन विभाग के तहत काम कर रहा है। भारतीय आयुध निर्माणियाँ सभी 3 भारतीय सशस्त्र बलों अर्थात भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के उत्पाद को आपूर्ति करता है। आर्मर्स एंड एमुनेशन, वेपन स्पेयर्स, केमिकल्स एंड एक्सप्लोसिव, पैराशूट, लेदर और क्लोथिंग आइटम 30 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आयुध निर्माणी के महानिदेशक और अध्यक्ष हैं CS विश्वकर्मा। आयुध निर्माणी बोर्ड का मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक हुआ जिसमें किसकी निधन हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन हुआ है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया। बुलडोजर के उपनाम से लोकप्रिय मैगुफुली ने 2015 से तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में 2021 में अपनी मृत्यु तक सेवा की। महत्वपूर्ण बिंदु है तंजानिया के राष्ट्रपति हुए सामिया सुलूह। तंजानिया की राजधानी हुई दोदोमा। तंजानिया की मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।